डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओएसएससी जेई की एग्जाम की प्री की डेट आ चुकी है। होपफुली जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, तो जुलाई तक आप मेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जो भी ये थोड़ा सा टाइम बचा है, इसमें हम वन बाय वन करके सारे सब्जेक्ट्स फिनिश करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सब्जेक्ट लिया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे वो सीमेंट पे रखेंगे। कंक्रीट क्या होता है? ये एग्रीगेट्स, कोर्स और फाइन, और सीमेंट और वाटर, इन सबका मिक्सचर होता है। इसमें ऐसे कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं, फिर बीच में जो स्पेस बच रहा है वहां पर फाइन एग्रीगेट्स आ जाते हैं। देन सीमेंट होता है जो इन सबको बाइंड करके रखता है, एज ए बाइंडर एक्ट करता है वो। अब यहाँ पर सीमेंट है, सबसे पहले तो ये बनता कैसे है? इसके लिए हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। एक कैलकेरियस मटेरियल होता है, इसका एग्जाम्पल होता है लाइमस्टोन, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है सीमेंट मैन्युफैक्चर में। एक होता है आर्जिलिसियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल वो है जिसमें कि डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है वो CaCO3 है। आर्जिलिसियस वो है जिसमें कि डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्ले है। जहां पर क्ले डोमिनेटिंग है उसको हम आर्जिलिसियस मटेरियल बोलेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, शेल और क्ले होगा आर्जिलिसियस मटेरियल का। तो ये दो मटेरियल्स हैं मेनली जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों रॉ मटेरियल को ग्राइंड करते हैं अच्छे से, सर्टेन प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। अब दो तरीके हो सकते हैं इसके, वेट मिक्स भी हो सकता है, ड्राई मिक्स भी हो सकता है। इनिशियली इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वेट मिक्स है उसको मेजर करना ज्यादा इजी माना जाता था। तो दोनों को ही अलग अलग ग्राइंड करके वेट कर लिया जाता था, और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है वो दोनों का मिक्स कर दिया जाता था। बट अभी क्या है, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो ड्राई मिक्स भी काफी एक्यूरेटली किया जा सकता है। तो अब ड्राई मिक्स है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है, कि अलग अलग मटेरियल्स को ड्राई किया, मतलब ड्राई मटेरियल को ही ग्राइंड किया और सर्टेन प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, किल्न होता है भट्टी, जिसका टेम्परेचर होता है 13 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। इस पर हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, जो भी मटेरियल फ्यूज होता है और इसमें क्लिंकर्स बनते हैं। क्लिंकर्स क्या होते हैं, इनको नोडुल्स भी बोलते हैं। ये ऐसे दिखते हैं, ये है क्लिंकर। तो अब भट्टी में हमने इसको हीट किया तो हमें क्लिंकर मिला। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जिप्सम ऐड करते हैं। कितना करते हैं, 3 to 5%। वो जिप्सम ऐड किया, ये क्लिंकर बने हुए हैं, इनको फिर से अच्छे से ग्राइंड किया, और अब हमारे पास जो मटेरियल बना है वो है सीमेंट। जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं ये तो आप सबको पता होगा, क्योंकि ये फ्लैश सेट को रोकता है। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सीमेंट में कि अगर हम जिप्सम ऐड नहीं करेंगे तो वाटर ऐड करने के बाद बहुत क्विकली सीमेंट सेट हो जाएगी। हमें उसको मिक्स करने के लिए, उसको प्लेस करने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। अब क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होता है सीमेंट का? सबसे ज्यादा होता है इसमें CaO, क्योंकि हम इसमें जो कैलकेरियस रॉक है वो यूज कर रहे थे, जहां से हमें लाइम स्टोन हमने यूज किया था जैसे। तो इसका होता है 60 to 67%। इसके बाद होता है सिलिका SiO2, जिसका 17 to 25% होता है। Al2O3 का 3 to 8% होता है। पूरा यहाँ पर आपको टेबल एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर के जो है इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। और Ca और Si2 ये दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इनका एग्जैक्टली कितना परसेंट होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। Fe2O3 होता है 0.5 to 6%। MgO होता है ये 0.1 to 4% होता है। एल्कलीज जो होती हैं ये 0.4 से 1.3% तक होती हैं। ये भी रिटार्ड करती हैं जिप्सम के जैसे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेटिंग हो रहा है उसको स्लो करा देती है एल्कलीज भी अगर प्रेजेंट है तो। इसके बाद SO3 होता है, ये 1.3 to 3% होता है। तो मेन ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए आपके। अब यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग 33 ग्रेड सीमेंट है, 43 ग्रेड है। कौन सी सीमेंट है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये बिल्कुल बेसिक सीमेंट है जो सबसे इनिशियली इन्वेंट की गई थी, फिर इसमें काफी मॉडिफाइड करके हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीमेंट बना ली। तो सबसे पुरानी जो थी वो OPC थी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके 3 ग्रेड थे, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। 33 ग्रेड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, 33 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। 33 यानी
33 मेगा पास्कल है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, जो सीमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी। कोड भी कभी-कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 33 के लिए जो कोड है वो IS 269 1989 है। अब इसमें कुछ-कुछ रिक्वायरमेंट है इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कि डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनका अलाउएबल परसेंटेज कितना है, क्या केमिकल रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला तो यहाँ पर है रेशियो परसेंटेज ऑफ लाइम टू परसेंटेज ऑफ सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें। इसका इस लाइम के साथ में जो परसेंटेज है वो 1.2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ये मैंने रेड कलर में लिखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जहाँ-जहाँ पर भी मैंने रेड कलर यूज़ किया है नोट्स में थ्रू आउट, मैंने ऐसे पॉइंट्स को हाइलाइट करने के लिए किया है, जो कि कंपैरेटिवली एग्ज़ाम्स में कम पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बाकी सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने लिखी हैं, तो आप इनको भी याद कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इनको स्किप कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कम है इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की। कम इम्पोर्टेंट है जो भी रेड से लिखा हुआ है वो। अब ये इनका परसेंटेज है, इनका जो रेशियो है ये 1.2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू दैट ऑफ आयरन ऑक्साइड 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेजिड्यू है, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये वैल्यूज़ याद रखनी है आपको। वेट ऑफ मैग्नीशिया है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल सल्फर कंटेंट है कैलकुलेटेड एज सल्फ्यूरिक व्हेन अनहाइड्रेट, ये है 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टोटल लॉस ऑन इग्निशन, ये 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उसको इग्नाइट करते हैं तो जो लॉस हो रहा है उसके वेट में वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बोग्यू एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च करी कंक्रीट पे, उसमें क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या कंपोनेंट्स बनते हैं वाटर ऐड करने के बाद, जब सेट होती है सीमेंट, इन सब पे। तो उनके नाम पे ही जो मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट का, उनको नाम दे दिया गया बोग्यूज कंपाउंड। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बोग्यूज कंपाउंड क्या है, कौन-कौन से होते हैं। अब सबसे ज़्यादा इसमें होता है, सबसे पहले जो आएगा वो होगा C3S। अब यहाँ पर इसको हम एज़ ए C3S डिनोट करते हैं, ये तो आपको आई थिंक पता होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए C से हम रिप्रेजेंट करें COO को। तो 3CaO है तो हम C3 लिख देंगे और SiO2 को S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो C3S मतलब क्या है, 3CaO डॉट SiO2। इसके बाद 2CaO SiO2, 3CaO Al2O3, 4CaO Al2O3 डॉट Fe2O3। ये चारों ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट का। हमने जो रॉ मटेरियल लिया था उसमें CaO था, क्ले था, उसका हमने सीमेंट बनाया और उसको हमने जब फाइंड आउट किया तो उसमें ये 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट थे। इन्हीं को इलाइट, बिलाइट, सिलाइट और फिलाइट, ये भी नाम दिए थे किसी साइंटिस्ट ने। तो आपको ये भी याद रखना है, इजी है याद रखना। C3A से आप स्टार्ट करोगे, C2S, C3A, C4AF, इलाइट, बिलाइट, सिलाइट, जहां F आ रहा है वो हो गया फिलाइट। अब यहाँ पर ये टेबल आपको जरूर याद रखनी है। इसके बाद में आता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये तो आप सबको पता होगा कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी सीमेंट में हम वाटर ऐड करेंगे तो जो रिएक्शन होगी वो हीट रिलीज करेगी। अब यहाँ पर जो हीट रिलीज करती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। एक तो कितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है और किस रेट से कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है बट स्लोली कर रहा है तो टेम्परेचर राइज उतना नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर कम ड्यूरेशन में वो हीट रिलीज हो रही है तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा टेम्परेचर में। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण जो सीमेंट सेट हो रही है उस पर भी कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब इसमें जगह अगर हम ग्राफ देखें जो हीट रिलीज हो रही है और टाइम का, तो कुछ ऐसा होता है कि इनिशियली बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। ये होती है यहाँ पर जो C3A है वो रिएक्ट करता है, C3A रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और जिप्सम है इसकी पिक्चर में आता है और जिप्सम है उसको सप्रेस कर देता है। तो एकदम से हीट रिलीज होना सडनली ड्रॉप होता है। इसके बाद क्या होता है कि C3S है वो उसका रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। तो ये ड्रॉप हुआ और फिर C3S का रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुंचा और उसके बाद ये ग्राफ है धीरे धीरे फिर से डिक्रीज होता है। ग्राफ एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखना है, इसमें से कुछ भी आपको थोड़ा सा रफली आइडिया होना चाहिए कि कैसे प्रोसेस होता है ये जो हीट हाइड्रेशन का है ये।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, टाइम है यहाँ पर डेज में, और यहाँ पर दिया कितना फ्रिक्शन है वो हाइड्रेट हो चुका है। एक तो ये करेक्ट करना है आपको, 1.0 है यहाँ पर ये। तो अब 4 कंपोनेंट हमारे पास मेजर हमने देखा, तो कैसे-कैसे हाइड्रेट होते हैं, कौन सा सबसे पहले होता है, कौन सा बाद में होता है। ये डे 1 है, ये डे 180 है। डे 1 पे ही आप देखो C2S का ये 0.2 से भी बहुत कम, बहुत ही मिनिमम सा परसेंट है, जो कि मिनिमम सा जो फ्रिक्शन है वो हाइड्रेट हुआ है। C3S का यहाँ पर देखिए 0.4% हाइड्रेशन हो चुका है उसका। वहीं पर C3A का देखोगे तो और भी ज़्यादा है, 0.8 से थोड़ा सा कम, आप इसको 0.7 मान सकते हो, कि मतलब डे 1 पर ही 70% आपका C3A है वो हाइड्रेट हो चुका है। और C4AF तो इससे भी ज़्यादा है, ये आई थिंक 0.9 के आसपास होगा। मतलब जितना C4AF था उसका 90% है वो फर्स्ट डे पे ही हाइड्रेट हो चुका है। और 180 डेज पे तो C4AF है वो पूरा हाइड्रेट हो गया 100%। ये अगर C3A की बात करें तो ये इससे थोड़ा सा कम है। और आप C2S को देखिए, स्टार्टिंग के 10 डेज में तो ये 0.1% भी हाइड्रेट नहीं हुआ है। 10 डेज से 180 डेज तक जाते जाते ये ग्राफ यहाँ पहुंचा है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 0.5 कह सकते हैं हम, कि 80 डेज में भी ओनली 50% जो C2S कंपोनेंट है वो हाइड्रेट हुआ है। C3S है ये 180 डेज के आसपास पहुंचते पहुंचते कुछ 0.7 के आसपास, यानी 70% के आसपास हाइड्रेट हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले हाइड्रेट होता है C4AF, C3A, फिर C3S, फिर C2S। इसी के साथ में हीट कितनी रिलीज करती हैं, यहाँ से तो हमें ये नहीं पता चला कि किसने कितनी हीट रिलीज करी, हमें सिर्फ ये पता चला कि कितना अमाउंट ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हाइड्रेट हुआ है। अब यहाँ पर ये ग्राफ में हम देखेंगे कि कितनी कितनी हीट रिलीज होती है। 3 डेज पे हीट रिलीज होती है C3S की, वो 58 है, C2S की 12 है, C3A की बहुत ज़्यादा है, और C4AF की है 69। देन ये 90 डेज पे है। ये आई थिंक ये मिस्टेक है, आई थिंक 1 ईयर होना चाहिए, मैं रेक्टिफाई करके कर दूंगी नोट्स में। ये 122 है, 59 है, ये 324 है, और ये 102 है। अब एग्जाम में आपसे 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होता है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए तो आप सबसे पहले ये चेक कर लोगे कि किसका सबसे ज़्यादा है। यूनिट आपको पता होना चाहिए, कैलोरी पर ग्राम में दिया है, यानी 1 ग्राम है वो अगर हाइड्रेट हो रहा है तो 3 दिन में 58 कैलोरी हीट रिलीज करेगा, 90 डेज में 104, और 1 ईयर में 122। तो सारी हीट रिलीज की वो हो गई 284, इसकी 113, इसकी इन तीनों को ऐड किया तो 847, 269। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आपसे पूछा है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर यहाँ पे 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, C2S तो हमेशा लास्ट में आएगा, हीट पूछा हो या हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा हो। तो ये आपके पास आ गया टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन। कभी कभी आपसे रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी पूछा जाता है कि हीट तो ठीक है इतनी रिलीज करता है, बट रेट किसकी फास्ट या स्लो होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है C4AF है, इसकी सबसे ज्यादा होती है, देन आता है C3A। अब ये आप इससे आंसर कर सकते हो, थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। हाँ, अब यहाँ पर ये चीज आपको दिखी होगी, C4AF है, ये सबसे पहले हाइड्रेट होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन है इसकी काफी क्विकली होती है टाइम के साथ में। तो C4AF सबसे पहले है, फिर C3A, फिर C3S, फिर C2S। ये टेबल आपको पूरी याद नहीं रखनी है, बट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जब C3S, C2S ये हाइड्रेट होते हैं तो बनता क्या है, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और कौन से फाइनल कंपाउंड्स ऐसे बनते हैं जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है सीमेंट में। तो C3S की सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये C2S के कंपेरेटिवली जल्दी हाइड्रेट होता है, और इनिशियल जो हमें अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है वो इसी के कारण मिलती है। तो कहीं पर भी कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करना है, कोल्ड वेदर मतलब 1 डिग्री 0 डिग्री के आसपास अगर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि सीमेंट सेट अगर स्लोली हो रही है तो रिएक्शन पूरी होने से पहले वाटर फ्रीज ही हो जाए। वाटर फ्रीज हो जाएगा तो फिर सीमेंट को रिएक्शन करने के लिए मिलेगा ही नहीं वाटर, जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जहां पे भी कोल्ड वेदर है
वहाँ पर ऐसी सीमेंट प्रेफ़र की जाती है जिसमें C3S वो ज़्यादा हो। ज़्यादा होगा तो हीट रिलीज़ होती रहेगी, तो जल्दी भी हाइड्रेशन हो जाएगा और हीट रिलीज़ होते रहने के कारण वाटर है वो जमेगा भी नहीं। अब यहाँ पर C3S है बेस्ट सूटेड है कोल्ड वेदर के लिए, हमने कर लिया डिस्कस। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लॉजिकल पॉइंट है यहाँ पर। आपने अगर ये तो सबने सुना होगा कि C3S अर्ली स्ट्रेंथ देता है, C2S बाद की स्टेज में जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है वो देता है। ये भी आपने होपफुली सुना हो कि C3S है, उसके कंपैरेटिवली हम C2S को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, कि लॉन्ग रन में ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो C2S जितना ज़्यादा है, C3S जितना कम है, उतना ही अच्छी स्ट्रेंथ वाली ड्यूरेबिलिटी वाली कंक्रीट मिलेगी हमें। ऐसा क्यों होता है? जब ये रिएक्ट करते हैं, जैसे ये क्या है आपका CaO है तो 3 बार आ रहा है, तो C3 और SiO2 C3SiA ये रिएक्ट करता है वाटर से जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है। इससे हमें क्या बनता है, एक तो ये मिला हमें और एक CaOH ट्वाइस बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और ये मिला। ये क्या है C3 इसको हम ऐसे लिख देते हैं C3S2S3। कोरस्पॉन्डिंग वेट की अगर हम बात करें तो इसका वेट है 100 ग्राम, 24 ग्राम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया। ये जो बनाया कंपाउंड ये बनाया 75 ग्राम और ये बनाया 49 ग्राम। और यहाँ पर अगर C2S रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में, तो यहाँ पर अब सेम रिएक्शन हो रही है। जो C2S है वो C3S2O के साथ रिएक्ट कर रहा था वैसे ही कर रहा है, बट जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या हो रहा है, 100 ग्राम C2S है, ये 99 ग्राम C3S2S3 दे रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है ओनली 22 ग्राम। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि ये जो बन रहा है ना, ये बहुत अच्छा कंपोनेंट है। ये जो बन रहा है ना यहाँ पे, ये हमें चाहिए, ये हमें स्ट्रेंथ देगा कंक्रीट में, जिसको हम CSH जेल भी बोलते हैं, आपने सुना होगा कहीं पर, ये वो CSH जेल है। तो अगर 100 ग्राम का हमने C3S लिया है, तो CSH जेल हमें 75 ग्राम मिल रहा है और हमें 49 ग्राम यहाँ पर मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहीं पर अगर C2S है तो 100 ग्राम में 99 ग्राम हमें CSH जेल मिल रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो CSH जेल जितना ज़्यादा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंक्रीट होगा। दूसरी बात, CaOH ट्वाइस है, ये एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस है हमारे लिए कंक्रीट में। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। यानी आपका कोई अंडर वाटर स्ट्रक्चर है जैसे, तो ये CaOH ट्वाइस है, वो टाइम के साथ-साथ वाटर में डिज़ोल्व होके लीच आउट हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा और ये बह जाएगा पानी के साथ में। तो इससे क्या होगा, पोर्स रह जाएँगे आपके कंक्रीट जो है उसमें। तो इसमें 2 बेनिफिट हैं कि एक तो हमें ये ज़्यादा मिलता है CSH जेल और ये वाला कंपोनेंट है ये कम हो जाता है। तो इसीलिए C2S को हम ज़्यादा बेटर मानते हैं ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब C2S है स्लोली हाइड्रेट होता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। इसको हम कहाँ प्रेफ़र करेंगे, एक तो ड्यूरेबिलिटी वाला फैक्टर हो गया, दूसरा जहाँ पर हम इंटेंसली चाहते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम हो, जैसे कि कोई डैम स्ट्रक्चर बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर जहाँ पर भी होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होना एक अनडिज़ायरेबल थिंग है, क्योंकि उनका जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट रिलीज़ हो रही है तो अंदर ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि कंक्रीट की क्वालिटी को अफ़ेक्ट करेगा। अब अगर CaOH2S की एक तो हमने डिस्कस किया कि ये डिज़ोल्व होके लीच आउट हो जाता है। इसी के साथ अगर वाटर में सल्फर प्रेज़ेंट है, जो कि मोस्टली सी वाटर में होता है, तो ये CaOH2 उसके साथ रिएक्ट करके एक बहुत ही डिटोरिएटिव सब्सटेंस बनाता है, जिसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं कंक्रीट में। दूसरा कंपोनेंट जो था सीमेंट में प्रेज़ेंट वो था एक C3A। इसके साथ क्या होता है, जब ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो बहुत ही फ़ास्ट रिएक्शन होता है और इसके कारण फ्लैश सेट हो सकता है। फ्लैश सेट यानी बहुत ही क्विक सेट, कि वाटर ऐड किया और सीमेंट जो आपकी कंक्रीट है वो सेट हो गई। टाइम ही नहीं मिला कंक्रीट को प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी को इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। और इसका और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है कि इसके जो भी हाइड्रेट्स होते हैं वो स्ट्रेंथ में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं और इवन उनकी प्रेज़ेंस भी हार्मफुल होती है। तो ये कम प्रोपोर्शन में होते हैं, बट हम इनको मतलब ऐसी सीमेंट हम नहीं बना सकते कि जिसमें C3A बिल्कुल हो ही ना। तो ये प्रेज़ेंट तो रहेगा, बट ये ना स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है और भी इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं इसकी प्रेज़ेंस के कारण।
C4AF है, इसमें क्या होता है हाइड्रेटेड कंपाउंड है, वो स्ट्रेंथ में एसिड्स कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट ये रेजिस्टेंस अच्छा देते हैं सल्फेट अटैक्स और इस टाइप के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर C3A के कंपैरेटिवली ये बेटर है कि एक तो रेजिस्टेंस अच्छा देगा और ये C3A के जैसे क्विकली फ्लैश सेट का कॉज नहीं है। अब कितना पानी चाहिए हमें ये रिएक्शन करवाने के लिए? इससे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चन। टोटल हमें पानी चाहिए होता है 38%। 38% में 23% तो जो रिएक्शंस होंगी वाटर और सीमेंट के बीच में उनमें यूज होगा और 15% है वो कुछ पोर्स होंगे सीमेंट में आपके, वहां पर यह स्टोर होगा। पोर्स है वो कोई डिजायरेबल नहीं है हमारे लिए, बट वहां पर भी वाटर अगर स्टोर नहीं है तो हमारी रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन किया गया हो कि रिएक्शंस के लिए कितना टाइम वाटर चाहिए, तो आप 23% आंसर करोगे। टोटल पूछा जाए तो 38% होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में इस टॉपिक को लेके। सबसे पहले तो आती है हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। जहां जहां पर भी कोड अप्लीकेबल है मैंने लिखा है कि हाँ इसके बारे में डिटेल है वो इस आईएस कोड में दिए गए हैं, बट वो सब कुछ याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और पूछा भी रेयरली जाता है। तो 33 ग्रेड का हमने देखा था 269 है, 43 का 8112 है, इसका 12269 है। अब आती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हार्डन होती है, ये फास्ट होती है। दो टर्म होती है सीमेंट में, एक होता है सेटिंग और एक हार्डनिंग। दोनों का ही मतलब आपको पता होना चाहिए। वो प्रोसेस जिसमें सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करती है उसको हम बोलते हैं सेटिंग, कि अब उसकी प्लास्टिसिटी लूज हो चुकी है, अब उसकी स्ट्रेंथ, उसके डायमेंशन है वो फाइनलाइज हो चुके हैं। अब उससे बाहर से कोई डिस्ट्रक्टिव एजेंसी आएगी तो उस पर डैमेज नहीं कर पाएगी उतना, बट अभी वो लोड लेने के लिए रेडी नहीं है। जो स्ट्रेंथ गेन करने का प्रोसेस है उसको हम हार्डनिंग बोलते हैं। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसमें क्या होगा 3 डेज पे उतनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा जो कि ओपीसी है वो 7 डेज पे करता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को शॉर्ट में आगे हम ओपीसी बोलेंगे जहां पर भी ये यूज होगा। तो आप समझ जाइएगा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात हो रही है। तो ओपीसी 7 डेज में जितनी स्ट्रेंथ होती है ओपीसी की 3 डेज में हो जाती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। और ये किसके कारण होता है? इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं, हम बस उसको काफी फाइन कर देते हैं। जब हम ग्राइंड कर रहे हैं सीमेंट को तो जितना ज्यादा हम फाइन करेंगे उतनी ही क्विकली होगा, जो रिएक्शंस होगा वो स्ट्रेंथ गेन जल्दी होगा। क्योंकि आपको आ रहा होगा समझ की रिएक्शंस होती हैं वो तो सरफेस पे होती हैं, वाटर पहले सरफेस पे जाएगा फिर अंदर पेनिट्रेट करेगा पार्टिकल्स के। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्शंस उतनी ही फास्ट होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का सरफेस एरिया क्या होता है। ये 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। इसमें C3S ज्यादा होता है, C2S कम होता है। अब इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? कहीं पर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं कि फॉर्म वर्क को हम जल्दी से जल्दी वापस हटा दें ताकि हमें रीयूज करना है उसको, हमारे पास लिमिटेड फॉर्म वर्क है तो हम जल्दी से उसको हटा के रीयूज करना चाह रहे हैं तो हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। कहीं रोड का रिपेयरिंग हो रही है, अब वहां पर हम ट्रैफिक को बहुत ज्यादा टाइम तक रोक के नहीं रख सकते, वहां पर हम इसको यूज करेंगे। प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ ऐसे कंस्ट्रक्शन होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स बनते हैं। तो वहां पर हमें होता है कि जितना जल्दी हो ये स्ट्रेंथ गेन करे ताकि हम इसको सेल कर सकें, वहां पर हम इसको यूज करेंगे। और कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में भी इसको यूज करेंगे। हमने देखा था कि कैसे C3S है वो प्रेफर किया जाता है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब रैपिड हार्डनिंग से ज्यादा हम इसमें क्या एक्स्ट्रा करते हैं, हम इसमें एक्सीलेटर यूज कर देते हैं। एक्सीलेटर है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड है, ये एक्सीलेटर यूज करते हैं। 2% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग स्ट्रेंथ जो है, मतलब सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से 25% हायर होती है। परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको आइडिया देने के लिए है कि कितनी ज्यादा फास्ट हो जाता है ये स्ट्रेंथ गेन करना CaCl2 के कारण। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कोई एक्सीलेटर यूज नहीं किया गया था, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम एक्सीलेटर यूज करते हैं।
अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। एक तो ये सुपर फाइन भी होती है, CaCl2 भी ऐड कर दिया गया है कि रिएक्शंस फास्ट हो। तो इसको स्टोर करने में दिक्कत होती है। जितना ज़्यादा सुपर फाइन होगा, चांसेस हैं कि मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके वो सेट हो जाए और अपनी स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कर दे। आप इसको यूज़ करोगे बाद में, तो फिर उतनी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। तो स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिक्कत देता है। 1 महीने से ज़्यादा हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को स्टोर करके नहीं रख सकते। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में क्या होता है, IS 2330 कोड है इसके लिए। जो सल्फेट हैं कहीं पे से भी आ रहे हैं बाहर से, सोइल में अगर स्ट्रक्चर है फाउंडेशन तो वहाँ से आ सकते हैं, सी वाटर से आ सकते हैं। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फियो एल्यूमिनेट बनाते हैं। ये कैल्शियम सल्फियो एल्यूमिनेट क्या करता है कि इनिशियल जो कंक्रीट का वॉल्यूम था उससे 227% ज़्यादा होता है इस कंपोनेंट का वॉल्यूम। तो सल्फर अटैक के कारण ये इतना ज़्यादा स्वेल कर जाएगा कि डिस्ट्रप्शन हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगी कंक्रीट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जहाँ पर भी सल्फर अटैक के चांसेस हैं वहाँ पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज की जाती है। अब कैसे बनाते हैं हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट? इसके लिए C3A और C4AF है, इनको लो रखा जाता है। अगर इनकी क्वांटिटी कम है तो यहाँ पर जो एल्यूमिनेट यूज हो रहा है, जो एल्यूमिनियम आ रहा है, वो नहीं मिल पाएगा इन रिएक्शंस के लिए। तो क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2C3A, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? जहाँ पर में फाउंडेशन में, बेसमेंट में ऐसी सोइल है जिसमें सल्फर हो सकता है, वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। मरीन कंडीशंस में यूज करते हैं। अगर पाइप वगैरह फैब्रिकेट करनी है जो कि अंडरग्राउंड बरी करनी है, वहाँ पर यूज करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में जहाँ पे इतने केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ कर अगर हमें कंक्रीट यूज करनी है तो सल्फेट रेजिस्टिंग कंक्रीट हम वहाँ पर मतलब ये सीमेंट से बनी कंक्रीट यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर होता है, जिप्सम होता है, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है। ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, ये एक मेटलर्जी की इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इन तीनों को हम मिक्स करते हैं और ग्राइंड करते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर ही होती हैं ओपीसी के, बस इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम होता है। रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है क्लोराइड, सोइल्स और वाटर कंटेनिंग जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सल्फेट्स है जहाँ पर भी प्रेजेंट, वहाँ पर जहाँ पर भी हीट ऑफ हाइड्रेशन इनिशियल टाइम में कम होगा या टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, वहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। जैसे हमने देखा C2S ज़्यादा होगा तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी। तो ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी हेल्पफुल रहेगी कि जो भी आपको ऐसी सीमेंट दिखती है जिसका स्ट्रेंथ गेन है वो स्लो है, वहाँ पर आपको ड्यूरेबिलिटी अच्छी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्वांटिटी कितनी यूज करते हैं स्लैग की, 25 to 65%। अर्ली स्ट्रेंथ आती है वो सीमेंट क्लिंकर देता है और लेटर स्टेज में जो स्ट्रेंथ मिलती है वो स्लैग देता है। इसीलिए इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है कि स्लैग है वो कुछ पोर्शन है सीमेंट का और इनिशियली वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिएक्शंस में। तो ये हमने डिस्कस कर लिए सारे पैरामीटर्स। पोर स्ट्रक्चर रिफाइन हो जाता है, पोर्स कम रहेंगे, पोर कम रहेंगे तो परमेबिलिटी अच्छी होगी। इसके बाद आता है क्विक सेटिंग सीमेंट। काफी सारे लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट को सेम ही समझ लेते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हार्डनिंग रैपिड हो रही है, यानी स्ट्रेंथ गेन है वो रैपिड हो रही है, जबकि क्विक सेटिंग सीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सेट क्विकली होती है, ये अपनी प्लास्टिसिटी क्विकली लूज कर देती है, बट स्ट्रेंथ गेन उतना फास्ट नहीं होता है। रैपिड हार्डनिंग में देखा हमने कि ओपीसी की जितनी 7 डेज में स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ हमें रैपिड हार्डनिंग में 3 डेज में मिल जाती है। क्विक सेटिंग में ऐसा नहीं होता है। और कैसे हम बनाते हैं हम क्विक सेटिंग सीमेंट? जिप्सम का कंटेंट जो हम जिप्सम ऐड कर रहे थे उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। यूज कहाँ पर करते हैं? काफी जगह अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है जहां पर भी हमें वाटर को कंटिन्यूसली पंप करने रहना पड़ता है जब तक सेट नहीं हो जाती सीमेंट, तो वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से क्या होगा, सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगी, तो पंपिंग आवर्स हमारे जो हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। IS कोड है IS 6909-1990। कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं हम इसमें। 80 to 85% ग्रेनुलेटेड स्लैग होता है। ग्रेनुलेटेड स्लैग है, ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में भी था बट कम था, 25 से 65% तक ही था। यहाँ पर 80 to 85% ये होता है।
10-15% इसमें हार्ड बर्न्ड जिप्सम होता है और 5% ओनली सीमेंट का क्लिंकर होता है। तो देखिए कितना जिस तरीके से हम प्रोपोर्शन चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट टाइप की सीमेंट मिलती है। अगर मेन कंपोनेंट की बात करें तो सेम थे दोनों में, बट परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा है, तो हमें जो सीमेंट मिलेगी वो सुपर सल्फेटेड सीमेंट मिलेगी। इसकी भी सल्फेट अटैक को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, और इसकी कैपेसिटी है पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग वाली जो सीमेंट थी, ये वाली जो सीमेंट थी इससे ज्यादा होती है इसकी सल्फेट रेजिस्ट करने की कैपेसिटी, मतलब सल्फेट अटैक है उसको रेजिस्ट करने की कैपेसिटी। अब यहाँ पर ये जो भी हो रहा है प्रॉपर्टीज में चेंज, ये किसके कारण हो रहा है? ये जो ग्रेनुलेटेड स्लैग है उसके कारण ये हमें देखने को मिलता है, जो बेटर अटैक के लिए रेजिस्टेंस मिलता है वो। नेक्स्ट आती है लो हीट सीमेंट। इसमें भी हम कोई रिटार्डर नहीं यूज करते हैं, हम जस्ट C3S और C3A का जो परसेंटेज है उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो जाता है और रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर हम इसका यूज करेंगे? जो मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि डैम, वहां पर हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर हम ओपीसी अगर यूज करते हैं तो डैम की जो बॉडी है उसके अंदर टेम्परेचर राइज इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो कंक्रीट के लिए ठीक नहीं है, कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है। एक और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इफेक्ट कि हमने C3S और C3A का परसेंटेज कम किया, तो अब यहाँ पर हीट उतनी रिलीज नहीं हो रही है, तो टेम्परेचर भी कम रहेगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो रिएक्शंस भी स्लो रहेंगी, तो इसके कारण भी रिटार्डेड होती हैं रिएक्शंस होती हैं वो, और हीट ऑफ हाइड्रेशन और भी कम हो जाता है और भी स्लोली हीट रिलीज होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर आप याद रख सकते हो, अगर रखना चाहो तो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 डेज पे 65 कैलोरी पर ग्राम होता है, 28 डेज पे 75 कैलोरी पर ग्राम होता है। स्पेसिफिक सरफेस जो है लो हीट सीमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और रैपिड हार्डनिंग के लिए हमने देखा था, रैपिड हार्डनिंग के लिए था 3250, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं फिगर्स। नेक्स्ट आती है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब हमने देखा कि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में, सुपर सल्फेटेड सीमेंट में हमने वहां पर एक स्लैग को यूज किया था, जो कि मेटलर्जी वाली इंडस्ट्रीज हैं उनका बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। वैसे ही है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें खुद में तो कोई सीमेंटियस प्रॉपर्टीज नहीं होती कि हम उसको सीमेंट के जैसे कहीं पर यूज कर लें, बट अगर वो सीमेंट के साथ मिक्स किए जाएं तो सीमेंट में सेट होने पे जो हमारा CaOH ट्वाइस जो बनता है, जो कि हमारे लिए वैसे भी अनडिजायरेबल है, ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं और CSH जेल बनाते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए कि जो CaOH ट्वाइस था, जो हमारे लिए ड्यूरेबिलिटी के लिए इतना ज्यादा बड़ा कंसर्न था, ये उसको हटा देते हैं और CSH जेल बना देते हैं। तो ऐसे मटेरियल होते हैं उसको हम पोज़ोलानिक मटेरियल बोलते हैं। है कौन से पोज़ोलानिक मटेरियल? ये एक जो थर्मल पावर प्लांट है जहां पर कोयला जला के बिजली बनाई जाती है, उनके वेस्ट प्रोडक्ट होता है फ्लाई ऐश। उस फ्लाई ऐश को है उसको हम एज ए पोज़ोलानिक मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो कितना अच्छा प्रोडक्ट बना हमारे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का। अब फील्ड में कितना यूज होता है? फील्ड में लोग थोड़े से सस्पिशियस हैं इसको यूज करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में लिया जाना चाहिए और क्योरिंग लंबे टाइम तक होनी चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शंस थोड़ी स्लो हो जाती हैं, तो इसके कारण लोग थोड़े कंसर्न रहते हैं इसको यूज करने के लिए। बाकी एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या हमारे स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ये दोनों के लिए ही पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है हमारे लिए। अब कितना यूज करते हैं ओपीसी क्लिंकर के साथ में? हम 15 to 35% पोज़ोलानिक मटेरियल लेते हैं। पहले वाला जो कोड था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम था परसेंटेज, लेटेस्ट वाले के अकॉर्डिंग ये है। तो ऑप्शंस में 15 to 35% नहीं दिख रहा है, तो इससे जो छोटी वैल्यू होगी आप वो आंसर करोगे, और इस सीमेंट को हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी। ये मटेरियल होता है पोज़ोलानिक मटेरियल, सिलिशियस भी हो सकता है और एल्यूमिनियस भी हो सकता है, मतलब इसमें Al भी हो सकता है और SiO2 भी हो सकता है। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे अच्छी बात तो है कि इकोनॉमिकल है, इतनी महंगा हमारा प्रोडक्ट है सीमेंट, उसके साथ में हम ऐड करें फ्लाई ऐश जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा हमें। CaOH ट्वाइस को ये कन्वर्ट कर देता है CSH जेल में, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, क्योंकि क्या होता है फ्लाई ऐश इनिशियली कंट्रीब्यूट नहीं करता है, पहले C3S C2S वगैरह रिएक्ट करते हैं, CSH जेल बनता है, CaOH ट्वाइस बनता है।
ये CO2 अब जो उनकी रिएक्शन से बना है उसके साथ में रिएक्ट करते हैं, तो ये बाद में इनकी रिएक्शंस होंगी। तो टोटल सीमेंट में इतना परसेंट जो पोज़ोलाना है, ये तो इनिशियली पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा रिएक्शंस में, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन है इसका कम हो जाएगा। तो जैसे डैम में हम लो हीट सीमेंट यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी कम है। और ये पीपीसी है, ये फाइनर होता है ओपीसी से। और पोज़ोलाना की प्रेजेंस के कारण भी इसमें पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन और माइक्रो क्रैक्स हैं वो भी कम देखने को मिलते हैं, मतलब पोर्स हैं उनका साइज छोटा हो जाता है और माइक्रो क्रैक्स भी कम होंगे। यूज़ कहाँ-कहाँ पर कर सकते हैं हम इसको? हार्डलिक स्ट्रक्चर्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हार्डलिक स्ट्रक्चर्स में अगर हमने ओपीसी यूज़ की तो उसमें CaOH ट्वाइस होगा। ये लीच आउट हो जाएगा और वहाँ पर रह जाएँगे पोर्स। पोर्स में फिर वाटर जाएगा और उसमें सल्फेट है तो वो अटैक कर देगा। कुछ और अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज अगर वाटर में है तो वो अटैक करेंगे। तो हार्डलिक स्ट्रक्चर्स में हम इसको यूज़ करते हैं। मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। मरीन स्ट्रक्चर्स में हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सल्फेट है और सल्फेट हमने देखा कि CaOH ट्वाइस अगर प्रेज़ेंट है, तो सल्फेट अटैक है उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सीवेज और सीवेज डिस्पोज़ल वर्क्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसमें क्या करते हैं हम सिंटरिंग और फ्यूजिंग कराते हैं मिक्सचर का, एल्यूमिना और कैलकैरियस मटेरियल। तो ओपीसी में हम आर्जिलिसियस मटेरियल ले रहे थे, उसकी जगह यहाँ पे एल्यूमिना लेंगे और कैलकैरियस मटेरियल लेंगे। फ्यूजन होगा इसमें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि टेम्परेचर नॉर्मली जो हमारा सीमेंट का था हीट करने का, वो 1300 से 1500 था। इसका 1550 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हायर टेम्परेचर में हम इसको हीट करते हैं यहाँ पर, जो फर्नेस होती है उसमें। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी फास्ट होती है। अब वो है टेस्टिंग कौन-कौन सी कर सकते हैं हम सीमेंट पे। सीमेंट है उसको हम कैसे चेक करें कि ये अच्छी क्वालिटी की है, नहीं है। सबसे ईज़ी तो होता है फील्ड टेस्ट। आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है बट फिर भी रफ आइडिया तो आपके पास होना चाहिए ना, कि आपके पास सीमेंट आई है, एज़ ए इंजीनियर आप काम कर रहे हो, तो चेक कर सको कि किस क्वालिटी की सीमेंट है, आइडेंटिफ़ाई कर सको। तो उसमें कोई लंप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें लंप अगर बने हुए हैं तो क्या हुआ है कि जो सीमेंट है वो कुछ ना कुछ हाइड्रेट हो गई है, इसीलिए लंप्स बने हैं। सीमेंट बैग में अगर हम अपना हाथ देते हैं तो कूल फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर सीमेंट में हाइड्रेशन हो रहा है, कहीं से उसने मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया है, तो उसका टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा और हम अंदर हाथ देंगे तो हमें गर्माहट महसूस होगी। तो ये नहीं होना चाहिए, कूल इफ़ेक्ट फीलिंग आनी चाहिए उसमें अंदर। उसके बाद पिंच ऑफ सीमेंट है, अगर हम उँगलियों के बीच में लेके ऐसे करते हैं, उसको लेके स्लिप कराते हैं उँगलियों के बीच में, तो स्मूथ उसका टेक्सचर होना चाहिए। हैंडफुल ऑफ सीमेंट है, एक मुट्ठी भर के सीमेंट को आपने अगर बकेट में डाला है, तो थोड़े टाइम तक फ्लोट करनी चाहिए, उसके बाद में सिंक करनी चाहिए। ये तो हो गए फील्ड टेस्ट बिना किसी इक्विपमेंट को। लेबोरेटरी में कौन-कौन से टेस्ट होते हैं? एक होता है फाइनेस सीमेंट। सीमेंट कितनी फाइन है, क्योंकि हमने देखा कि फाइनेस है वो उसकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा अगर फाइन नहीं किया गया है सीमेंट को, फॉर एग्जांपल बड़े साइज़ के ही पार्टिकल्स रख दिए हैं, ग्राइंडिंग में प्रॉपर नहीं किया गया है, तो रिएक्शंस हमने जिस हिसाब से सोचे हैं उस हिसाब से नहीं हो पाएँगे। तो 2 तरीके हैं इसके। एक तो होता है सीव टेस्ट। सीव टेस्ट में 90 माइक्रोन की सीव लेते हैं, जिसको सीव नंबर 9 भी बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 90 माइक्रोन की सीव लेते हैं, 100 ग्राम का सैंपल लेते हैं। सैंपल को हम उसको सीव को शेक करते हैं अच्छे से वर्टिकली, हॉरिज़ॉन्टली, कुछ टाइम ड्यूरेशन तक। अब सीव पर जो रेजिडुअल बच रहा है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में ये 10% वाला पूछा जाता है, बाद में ये पूछा जाता है कि सीव किस साइज़ की यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर कांसेप्ट क्या है कि हमें एयर पास करानी है कुछ पार्टिकल्स के बीच में से, जैसे कि ये यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच से एयर पास करानी है। एक कुछ और छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच से एयर पास करानी है। तो सेम पोरोसिटी पर, मतलब इसकी पोरोसिटी और इसकी पोरोसिटी सेम है, जितने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होंगे एयर का पास होना उतना डिफ़िकल्ट होगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। एक तो आप मानो कि बहुत बड़े-बड़े बाउल्डर्स रखे हैं, आप एयर की जगह वाटर को एज्यूम कर लो कि आप उससे पास करा रहे हो। एक थोड़े छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं, उससे पास करा रहे हो। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल का साइज़ छोटा होता जाएगा,
एयर को या वाटर को पास कराना है फॉर एग्जांपल, तो उतना ही डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पे हम वाटर को तो पास करा नहीं सकते, सीमेंट की बात हो रही है, रिएक्शन हो जाएगी हाइड्रेशन की, तो हम एयर को पास कराते हैं। तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि एयर के पास होने की जो फ्लो की रेट है और जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में डिनोट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 ग्राम अगर हमने सीमेंट ली है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका सरफेस एरिया क्या है। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन है, फॉर एग्जांपल 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम अगर मैं बोल रही हूँ कि यह स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, यानी 1 ग्राम अगर मैंने सीमेंट ली है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनका सरफेस एरिया होगा वो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया और जो फ्लो रेट है उसमें मैं एक रिलेशन निकाल सकती हूँ। तो इस एयर परमेबिलिटी टेस्ट से हम फाइनेंस चेक कर सकते हैं। ब्लेनी क्रीटल मेथड है, ब्लेनी एयर परमेबिलिटी टेस्ट है, ये हम इसके लिए यूज करते हैं। ब्लेनी से याद रखना है आपको, नाम से भी पूछा जाता है टेस्ट। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ वाटर के साथ ऐड करके एक सैंपल पेस्ट जो सीमेंट का प्रिपेयर किया जाता है, और इसका डायरेक्टली तो हमारे लिए यूज नहीं है, बट जब हम इनिशियल सेटिंग टाइम, साउंडनेस का, इन सब का टेस्ट करते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए सीमेंट में कितना वाटर ऐड करना होता है। उस परसेंटेज मतलब उस वाटर का हम कुछ परसेंटेज डिफरेंट टेस्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करना होता है। क्या होता है इसमें, वो मतलब वो अमाउंट ऑफ वाटर जिसको ऐड करने पे जो पेस्ट बनेगा, उसमें एक 10 mm का कोई प्लंजर है। 10 mm का इसका मतलब ये इस तरीके से, ये क्रॉस सेक्शन एरिया 10 mm है। तो ये इस पेस्ट में, जिसकी प्लंजर की टोटल लेंथ है 50 mm, ये उस नीचे सीमेंट पेस्ट हमने रखा है, इसमें हम इसको फ्री फॉल होने देते हैं, और हम देखते हैं इसको कि ये 33 to 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाए। अगर हम कम वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्टिफ सा मिक्सचर बनेगा, पेनिट्रेशन कम होगा। वाटर अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत ही लिक्विड सा बन जाएगा, इसमें बहुत ही लिक्विड सी कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी, तो प्लंजर और ज़्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सकता है। तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर जिसपे की पेनिट्रेशन है वो 33 to 35 mm हो, वो वाटर होता है, वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का रिक्वायरमेंट है। तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज करते हैं, विकर्ट्स अपैरेटस, क्योंकि हम ये जो देख रहे हैं पेनिट्रेशन, ये विकर्ट्स अपैरेटस में ही होता है। फाइनल सेटिंग टाइम में भी हम इसको यूज करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम में भी करते हैं, और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में भी करते हैं। नेक्स्ट आता है सेटिंग टाइम। 2 टाइप के सेटिंग टाइम होते हैं, एक इनिशियल एक फाइनल। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है कि हमने वाटर ऐड किया सीमेंट में, वहां से लेके जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करने लग जाता है, उसके बीच का टाइम ड्यूरेशन है वो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, जो कि ओपीसी के लिए होता है 30 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम है जो हमने वाटर ऐड किया सीमेंट में, वहां से लेके सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी कंप्लीटली लूज कर चुका है, उसके बीच का टाइम ड्यूरेशन, ये होता है 10 आवर्स ओपीसी के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत कम नहीं होना चाहिए, फाइनल सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनल सेटिंग टाइम तक सीमेंट है, उसमें प्लास्टिसिटी है, तो बाहर से कोई डिस्ट्रक्शन है तो वो डैमेज का चांसेस रहेगा। इसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, इसमें हम 500 ग्राम का सैंपल लेते हैं, 0.85 पी वाटर ऐड करते हैं। पी क्या है, पी वो वाटर रिक्वायरमेंट है जो कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए चाहिए होता है। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल, क्या होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। इनको हमें चेक करना है लेबोरेटरी, तो हम कैसे करेंगे, वो विकट अपैरेटस जो कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में हमने यूज किया, उसमें क्या होता है, नीचे एक सैंपल इसमें रखा होता है सीमेंट का पेस्ट, इसके ऊपर ये अरेंजमेंट होता है कुछ होल्ड करने के लिए। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए तो हम एक नीडल लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर होता है, 50 mm इसकी लेंथ है। तो इसका पेनिट्रेशन है वो अगर 33 से 35 mm तक ही आ रहा है, इट मीन्स आप इनिशियल सेटिंग टाइम है वो अचीव हो चुका है। स्टार्टिंग में क्या होगा, 50 mm की नीडल है, हो सकता है पूरी की पूरी अंदर पेनिट्रेट कर जाए। जैसे जैसे इलास्टिसिटी लूज होती जाएगी वैसे वैसे पेनिट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। ये जब 33 से 35 mm तक पहुंचेगा, वो टाइम ड्यूरेशन है वो इनिशियल सेटिंग टाइम है।
ये डायमेंशंस भी पूछे जाते हैं निडल के, और टाइम ड्यूरेशन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फाइनल सेटिंग टाइम। इसमें क्या होता है कि हम एक ऐसे निडल होती है, इसके चारों तरफ एक कटर लगा होता है कि चारों तरफ कटर है, बीच में निडल है। तो वो टाइम ड्यूरेशन जब निडल है वो तो मार्क बना पा रही है, 0.5 mm तक पेनिट्रेट कर पा रही है पेस्ट में, मतलब मिनिमम सा पेनिट्रेशन होगा। बट इसके बाहर एक सर्कुलर रिंग जैसा होगा जो जिसमें कटर के जैसे शार्प एजेस होंगे, वो मार्क नहीं बना रहा है सीमेंट पेस्ट पे। इट मीन्स फाइनल सेटिंग टाइम है वो अचीव हो चुका है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट। स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट करेंगे तो 550 ग्राम सैंड लेंगे, 185 ग्राम है वो सीमेंट लेंगे। ये कितना कितना लेते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ में। वाटर कितना लेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। P/4, P क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए वाटर रिक्वायरमेंट, प्लस 3% ऑफ कंबाइंड वेट ऑफ सैंड एंड सीमेंट, मतलब 185 प्लस 550 इनको ऐड करोगे और इसका 3% ऐड करोगे P/4 में, इतना वाटर आपको ऐड करना है। इसके बाद एक क्यूब माउल्ड होगा जिसमें हम इसको फिल करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब क्यूब माउल्ड की डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है। इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर की शेप का है, तो इसकी साइड्स है वो 7.06 सेंटीमीटर की होंगी। वाटर में सबमर्ज करते हैं 24 आवर तक, फिर 3 क्यूब्स का टेस्ट करते हैं और हम जो रिपोर्ट करते हैं वो इनकी एवरेज स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद आता है साउंडनेस। साउंडनेस है ये प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की कि वो अपना वॉल्यूम है उसको प्रिजर्व रख पाए। क्या होता है ज्यादातर मटेरियल्स में टाइम के साथ साथ वॉल्यूम चेंजेस होते हैं, जो कि डिजायरेबल चीज नहीं है, क्योंकि इसके कारण फिर क्रैक्स आएंगे। अगर स्वेल करेगी, एक्सपैंड करेगी कंक्रीट तो क्रैक आएंगे। तो साउंडनेस है, इसको हम चेक करते हैं। बेसिकली हम अनसाउंडनेस को चेक करते हैं। हम जो पैरामीटर मेजर करते हैं वो अनसाउंडनेस होता है जो लेबोरेटरी में मेजर करते हैं। ये किसके कारण होता है, ये एक्सेस लाइम और मैग्नीशिया के कारण होता है। 2 मेथड है इसको मेजर करने के। एक है ली चैटेलियर मेथड, जो कि यहाँ पर आपको ये इक्विपमेंट दिख रहा होगा। इसके नीचे हम ग्लास की प्लेट रखते हैं, हम वो मोटार प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर फिल करते हैं और इसके ऊपर से ग्लास की प्लेट रख के इसको थोड़ी देर तक वाटर में इमर्ज करते हैं, फिर वाटर को बॉईल करते हैं। होता क्या है कि ये वॉल्यूम में चेंजेस जो होते हैं ये क्विकली नहीं देखने को मिलते हैं और हमें तो लेबोरेटरी में जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो जो प्रोसेस है वॉल्यूम चेंज का हम उसको एक्सलेट कर देते हैं। एक्सलेट करने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो क्विकली हो जाएगा। तो इसको फिर हम हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो इसमें एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा इसका। और इसमें यहाँ पर एक ओपनिंग छोड़ी जाती है, ऊपर से अगर देखो तो ऐसे दिखेगा ये, ऐसे यहाँ पर एक ओपनिंग है। इसके पास मार्क करने के लिए भी ऐसे लगे हैं, ये जो डंडा लगा है इसके पास में यहाँ पे इस तरीके से बने होंगे, जिससे आप इनके बीच का जो गैप है उसको मेजर कर पाओ। अब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा ये गैप भी बढ़ेगा। हो सकता है ये कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ने के कारण अब ऐसा हो कि ये गैप है वो इतना ज्यादा हो गया है, तो इस गैप को हम मेजर करते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि किसके कारण होता है, एक तो अनसाउंडनेस जो है, साउंडनेस जो भी है, अनसाउंडनेस करके पूछा जाएगा एग्जाम में। आप समझ रहे हो आई ऑफ डिफरेंस। अनसाउंडनेस वो प्रॉपर्टी है वॉल्यूम प्रिजर्व नहीं कर पाने की, ये होती है फ्री लाइम और मैग्नीशिया के कारण। अब 2 टेस्ट होते हैं इसके लिए, ये वाला तो हो गया ली चैटेलियर, एक होता है ऑटोक्लेव टेस्ट, जिसमें कि एक मशीन होती है, क्लेव से क्या हम समझ रहे हो, भट्टी जैसा होता है जिसमें हम हीट करते हैं और वो एक्सलेट करने का प्रोसेस उसमें होता है। फ्री लाइम के कारण अगर अनसाउंडनेस है तो ली चैटेलियर उसको मेजर कर लेगा। फ्री मैग्नीशिया के कारण है तो ये उसको मेजर नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम के लिए, याद रखने में भी बड़ा इजी है। ली चैटेलियर है ये सिर्फ लाइम के लिए चेक करेगा अनसाउंडनेस, और जो ऑटोक्लेव टेस्ट है ये दोनों के लिए करेगा, ऑल हो गया। नेक्स्ट आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और मोस्टली ये ज्यादा रिक्वायर्ड होता है लो हीट सीमेंट के लिए ही। तो ये यहाँ पर सीमेंट का डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट में हम एग्रीगेट्स करेंगे। कोशिश रहेगी कि 3 लेक्चर में कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है पूरा खत्म हो जाए। उसके बाद सोयल मैकेनिक्स जो पोल चल रहा है यूट्यूब पे, उस पर आगे चल रहा है, तो मैं वो स्टार्ट करूंगी। हो सकता है पैरेलल में आरसीसी भी स्टार्ट कर दूं, तो जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।